नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच लाइव के शाम 7 बजे के प्रोग्राम में। कुछ बड़ा खेल चल रहा है और कई लेवल पर यह खेल चल रहा है। रशिया से तेल खरीदने के मामले पर कई सारे बयान पहले भी आ चुके थे, लेकिन स्कॉट बेसेंट जो अमेरिका के वित्त मंत्री हैं, उनका जो बयान कल परसों में आया है और उसके बाद कल दिन भर जो तमाशा चला है अदानी और अंबानी के बीच, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट, वो कई सारे खेलों को साफ करता है। स्कॉट बेसेंट ने बहुत क्लियर कहा कि रशिया से जो तेल भारत खरीद रहा है उसका फायदा कुछ बड़े परिवारों को, कुछ रईस परिवारों को मिल रहा है। अब यह गेस करने के लिए आपको एक पैसा नहीं मिल सकता, यह गेस करने के लिए आपको कुछ भी अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है कि यह बड़ा परिवार जिसकी वो बात कर रहे हैं वो है बड़े अंबानी का परिवार। उन्होंने डेटा दिया और डेटा गलत नहीं दिया, उसको आप समझिए। रशिया से पहले भारत सिर्फ 1% तेल खरीदता था, यानी अगर 100 लीटर तेल भारत दुनिया से खरीदता था तो सिर्फ ₹1 का तेल जो है वो रशिया से खरीदता था। बाकी 99 रुपीस का तेल ईरान और बाकी सारे मुल्कों से खरीदता था वो। अब इधर क्या हुआ, पिछले 2 सालों में रशिया से जो तेल खरीदना है वो हमारा 46-47% तक पहुंच गया और इस तेल का बड़ा हिस्सा खरीदा है अंबानी साहब ने। और ऐसा नहीं है कि वहां से सस्ता तेल खरीदने के बाद हिंदुस्तान के जो ग्राहक हैं, हमारे आपके जैसे जो कंज्यूमर और कस्टमर हैं, उनको कोई फायदा दिया गया हो। यह तेल रशिया से खरीदा जाता है और यहां से यूरोप में बेच दिया जाता है। बीच में प्रॉफिट कमाया जाता है। जो पूरा प्रॉफिट हुआ है रशियन तेल से, उसमें कुछ सरकारी कंपनियों को हुआ है, सबसे ज्यादा अंबानी को हुआ है। आम जनता यानी आपको हमको कोई फायदा नहीं हुआ है। यही इशारा कर रहे हैं स्कॉट बेसेंट जब उन्होंने कहा कि रशिया से तेल खरीदने का सारा फायदा कुछ कंपनियों को हो रहा है। अब देखिए, अमेरिका में बहुत सारे मामले फंसे हुए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का शपथ ग्रहण होता है और उसमें अंबानी पहुंच जाते हैं। वहीं अडानी के लिए सब उल्टा चलने लगता है। वहां के कोर्ट में केस हो जाते हैं, सम्मन जारी किया जाता है। इस समय अमेरिका में अडानी जा नहीं सकते हैं, दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन अगर अमेरिका में जाएंगे तो उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, सम्मन उनको दिया जा सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो अंबानी के फायदे होते जाते हैं, अडानी अमेरिका में निगेटिव होते जाते हैं। उसके बाद कल ट्विटर पर भक्तों का एक अभियान दिखाई देता है। सारे आईटी सेल के लोग जो आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लगातार काम करते हैं, वो एक ही रट रटने लगते हैं। ORF, ऑब्जर्वर रिसर्च फंड है ये, और इसकी फंडिंग में अंबानी का काफी सारा पैसा लगा हुआ है। सिर्फ अंबानी का पैसा ही नहीं लगा हुआ है, जयशंकर के जो बेटे हैं, विदेश मंत्री जयशंकर के बेटे, वो भी ORF में हैं। ORF का बाकायदा नाम लेकर कल अभियान चलता है और कहा जाता है मोदी जी को धोखा दिया गया, मोदी जी को अपनों ने ही धोखा दिया। और बार बार ORF का नाम लिया जाता है, जिसका मतलब क्या होता है, जिसको अंबानी पैसा दे रहे हैं, मैंने बताया, और जिसमें जयशंकर के बेटे काम करते हैं। इसका मतलब अंबानी के ऊपर लगातार हमला होता है कि अपने फायदे के चक्कर में इन्होंने ORF को जो पैसा दिया था उसके थ्रू ORF से जो भारत सरकार के लिए नीतियां प्रस्तावित करता है, नीतियां बनाता है, उससे ऐसी नीतियां बनवाई जिससे देश का नुकसान हो, और उसमें जयशंकर के बेटे ने भी रोल निभाया। अब आप सोच लीजिए कि यह अभियान अगर चल रहा है तो किसने चलवाया होगा, हमारे आपके बस की बात तो है नहीं। बीजेपी ऐसा अभियान क्यों चलाएगी, बहुत साफ दिखाई देता है कि अगर यह अभियान चल रहा है तो बहुत संभव है कि इसके पीछे अडानी जी का हाथ हो, क्योंकि इस समय 2 ही लोग हैं जो दाएं और बाएं हाथ हैं, A1 और A2 हैं, अंबानी और अडानी। और रशिया के तेल का जो फायदा है वो सिर्फ और सिर्फ अंबानी को पहुंचा है। अमेरिका के टैरिफ का और अमेरिका के रुख का जो नुकसान है वो अडानी को भी हो रहा है। कहा यह जा रहा है कि यह डोभाल बनाम जयशंकर भी है, कहा यह जा रहा है कि यह अडानी बनाम अंबानी भी है, क्या है खुदा जाने। लेकिन जो बात इसमें निकल के आई है, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा दिक्कत पैदा करने वाली है, वो ये कि क्या वाकई भारत सरकार की नीतियां ऐसा एक रिसर्च फाउंडेशन बना रहा है जिसको अंबानी पैसा देता है। कोई भी रिसर्च फाउंडेशन होगा, अगर वो नीतियां बना रहा है तो जाहिर तौर पे जो उसको फंड दे रहा है उसके हिसाब से बनाएगा। तो क्या वाकई इसने ऐसी नीतियां बनाई जिसके चलते भारत और अमेरिका के रिश्ते खराब हुए?
और यह तब और खतरनाक है जब हमारे विदेश मंत्री के बेटे इसमें ऊंचे पद पे हैं। तो सवाल यह उठता है कि देश कौन चला रहा है? देश इस तरह के फाउंडेशन चला रहे हैं या फिर हमारे नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं? सवाल यह उठता है कि जयशंकर किसके लिए काम कर रहे हैं? देश के लिए काम कर रहे हैं कि अंबानी के लिए काम कर रहे हैं? और अडानी साहब की तो बात ही छोड़ दीजिए। ये वो डंका है, ये वो विदेश नीति है, ये वो डिप्लोमेसी है जो इस देश में हो रही है। सोच के बताइए कि इसके बाद देश का कोई भला होना संभव है? ये तो थी अंतर्राष्ट्रीय सबसे बड़ी खबर आज की। इसके अलावा देश के भीतर की भी नेशनल खबरें बहुत सारी हैं जिनको लेकर आ रही हैं शालिनी। देखते रहिए पूरा वीडियो। शुरुआत आज की कुछ बड़ी हेडलाइंस के साथ। पीएम के सामने विपक्ष ने लगाए नारे, वोट चोर गद्दी छोड़। पीएम सदन में जैसे ही घुसे विपक्ष ने शुरू किया प्रदर्शन। उपराष्ट्रपति चुनाव में इंडिया उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने किया नामांकन। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और सोनिया राहुल समेत कई नेता रहे मौजूद। राहुल गांधी के वोट चोरी आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर हुई। एसआईटी जांच की हुई मांग। याचिका कांग्रेस से जुड़े वकील रोहित पांडे ने दाखिल की। जीएसटी काउंसिल के मंत्रियों के समूह ने जीएसटी के 5% और 18% के स्लैब को मंजूरी दी। मंत्री जमा खान पहना रहे थे सीएम नीतीश को मुस्लिम टोपी। मुख्यमंत्री ने टोपी पहनने से किया इनकार। नीतीश कुमार ने टोपी खुद न पहनकर जमा खान को पहनाई। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूल में बच्चों को खिलाया गया कुत्ते का झूठा खाना। हाईकोर्ट ने दिया 25,000 रुपए मुआवजे का आदेश। अब वक्त कुछ बड़ी खबरों को परखने का। संसद में पीएम के आते ही क्यों मचा हंगामा? आज संसद में विपक्षी सांसदों ने वोट चोर गद्दी छोड़ और गली गली शोर है जैसे नारों के साथ सरकार को घेरा। आज पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे, लेकिन भारी हंगामे के चलते संसद सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करना पड़ा। वहीं इस दौरान सदन की एक झलकी आप इस वीडियो में देखिए। जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति प्रदान की गई है। संसद के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन था। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो चुकी थी, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच की तकरार खत्म होती नहीं दिखी। मानसून सत्र के समापन के मौके पर जब लोकसभा स्पीकर ने लोकसभा के सभी सदस्यों के लिए टीम मीटिंग रखी, लेकिन विपक्ष का कोई भी सदस्य इस मीटिंग में नहीं पहुंचा। विपक्ष ने स्पीकर की चाय पार्टी का बहिष्कार कर दिया। वहीं आपको बता दें कि हर सत्र समापन के बाद स्पीकर सभी दलों के फ्लोर लीडर्स के साथ चाय पर बैठक कर औपचारिक रूप से धन्यवाद देते हैं, लेकिन आज पक्ष से कोई भी नेता बैठक में नहीं पहुंचा। बिहार के सीएम के सामने मदरसा शिक्षकों ने क्यों किया हंगामा? जहां एक तरफ चुनाव से पहले बिहार में नीतीश कुमार एक के बाद एक नई स्कीम्स का ऐलान कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आज पटना के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने मदरसा शिक्षकों ने जमकर हंगामा किया। ये घटना तब हुई जब सीएम अल्पसंख्यकों से बातचीत करने और अपनी सरकार के कामों को बताने के लिए वहां पहुंचे थे। शिक्षकों ने अपना रुका हुआ वेतन जारी करने की मांग को लेकर हंगामा किया। वो चाहते थे कि मुख्यमंत्री तुरंत उनके बकाया वेतन का भुगतान करें। सीएम नीतीश कुमार मदरसा बोर्ड की 100वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में शामिल होने आए थे, जहां बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद थे। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि 2005 से पहले की सरकारों ने अल्पसंख्यकों के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने अपनी सरकार के कामों को गिनाते हुए कहा कि उनकी सरकार ने कब्रिस्तान की घेराबंदी कराई और मदरसा शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया। नीतीश कुमार ने भागलपुर दंगे का भी जिक्र किया और कहा कि पहले की सरकारों ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की थी। उनकी सरकार ने जांच करवाकर दोषियों को सजा दिलाई और पीड़ितों को मुआवजा भी दिया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के लिए मासिक भत्ता 24,000 कर दिया। उन्होंने मुसलमानों से तलाक न देने की अपील भी की। उन्होंने आरजेडी का नाम लिए बिना कहा कि पिछली सरकारों ने अल्पसंख्यकों के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने मुसलमानों में भी पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की वकालत की। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सरकार ने वृद्धा पेंशन को 400 से बढ़ाकर 1100 कर दिया और हर घर में बिजली पहुंचाई। ये तमाम बातें इस कार्यक्रम में पहुंचकर नीतीश कुमार कहते हुए नजर आए, लेकिन यहाँ पर एक अलग ही नजारा देखने को मिला।
महादेवपुरा वोटर सूची में हेरफेर का केस सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंचा, अब क्या होगा? कर्नाटक के महादेवपुरा की मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस मामले में एक जनहित याचिका दायर की गई है जिसमें आरोप है कि 2024 के लोकसभा चुनावों में बड़े पैमाने पर मतदाता सूची में हेरफेर किया गया था। इस याचिका में एक विशेष जांच दल यानी SIT से जांच कराने की मांग की गई है और यह भी कहा गया कि जांच की निगरानी किसी रिटायर्ड जज को करनी चाहिए। ये याचिका कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उन आरोपों के बाद दायर की गई जो उन्होंने 7 अगस्त 2025 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए थे। राहुल गांधी ने दावा किया कि बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाले महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोट जोड़े गए थे। उन्होंने बीजेपी और चुनाव आयोग पर मिलीभगत करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि फर्जी वोट 5 तरीकों से बनाए गए। एक ही व्यक्ति के नाम कई बार मतदाता सूची में थे, मतदाताओं के पते या तो झूठे थे या मौजूद ही नहीं थे। एक ही छोटे से घर में 80 वोटरों और एक शराब की दुकान में 68 वोटरों के नाम रजिस्टर थे और कई वोटरों की तस्वीर गलत या धुंधली थी। नए वोटरों को रजिस्टर करने वाले फॉर्म 6 का गलत इस्तेमाल किया गया था। राहुल गांधी के इन आरोपों के बाद अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और जांच की अब मांग की जा रही है। क्या दिल्ली की बीजेपी सरकार ने किया हाई कोर्ट के आदेश को दरकिनार? दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को इस साल भी स्कूल यूनिफॉर्म्स नहीं मिल पाएंगे। दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट को बताया कि वो इस शैक्षणिक सत्र में बच्चों को फिजिकल यूनिफॉर्म देने में असमर्थ है। इसके बजाय सरकार यूनिफॉर्म के पैसे सीधे बच्चों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। ये मामला 2013 से एक याचिका से जुड़ा है जिसमें आरोप लगाया गया कि दिल्ली सरकार शिक्षा के अधिकार के कानून का पालन करने में विफल रही है, जिसके तहत बच्चों को मुफ्त यूनिफॉर्म देना अनिवार्य है। हाईकोर्ट ने बार-बार सरकार को निर्देश दिया था कि वो बच्चों के परिवारों को पैसे देने के बजाय उन्हें सीधे यूनिफॉर्म प्रदान करे। सरकार ने कोर्ट को बताया कि यूनिफॉर्म ना दे पाने की वजह कुछ ऑपरेशनल दिक्कतें हैं। शिक्षा विभाग ने हाल ही में यूनिफॉर्म के लिए दी जाने वाली राशि को बढ़ा दिया है। अब कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को 1250, कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को 1500 और कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों को 1700 रुपए मिलेंगे। शिक्षा निदेशालय ने कहा कि ये नई दरें थोक बाजार के सर्वे के बाद तय की गई हैं। हालांकि इस मामले में याचिका दायर करने वाले NGO जस्टिस फॉर ऑल ने इस बढ़ोतरी को मामूली बताया है और उन्होंने चिंता जताई है कि कई परिवार इन पैसों का इस्तेमाल बच्चों की यूनिफॉर्म खरीदने के बजाय अन्य कामों में कर सकते हैं। सरकार ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि वो कम से कम 1 और साल तक DBT के माध्यम से ही पैसा देना जारी रखेगी। इस मामले की अगली सुनवाई अब सितंबर में होनी है। तो ये थी खबरें आज की। कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होंगी अगली खबरों के साथ। अगर आपको आज की खबर अच्छी लगी, जानकारी भरी लगी तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों से शेयर कर लें। कल तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर, गुड नाइट।